जात पात का विनाश डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। मैं सामाजिक सुधार के मामले के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। ऐसा करने में जहाँ तक संभव होगा माननीय बनर्जी का ही अनुसरण करूँगा और मैं राजनीतिक विचारों वाले हिंदुओं से पूछना चाहूँगा कि क्या आप उन हालातों में राजनीतिक सत्ता के काबिल हैं, जबकि आप अपने ही देशवासियों के अछूतों जैसे एक बड़े तबके को सार्वजनिक कुओं का उपयोग करने से रोकते हैं। क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं, चाहे आप उन्हें सार्वजनिक सड़कों का प्रयोग करने नहीं देते? क्या आप उस हालात में भी राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं, जबकि उन्हें उनकी पसंद के कपड़े या गहने नहीं पहनने देते? क्या आप तब भी राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं, जबकि आप उन्हें उनकी पसंद का खाना तक नहीं खाने देते? मैं इस तरह के सवालों का ढेर लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ इतने ही काफी है। मैं हैरान हूँ कि माननीय बनर्जी का इन सवालों का क्या जवाब देते। मुझे विश्वास है कि कोई समझदार इंसान इन सवालों का जवाब हाँ देने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन हर एक कांग्रेसी को जो दार्शनिक मिल के सिद्धांत को दोहराता है कि एक देश को दूसरे देश पर शासन करने का अधिकार नहीं है, उसको यह भी मानना पड़ेगा कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करने के लायक नहीं है। फिर सामाजिक सुधार पार्टी इस लड़ाई में कैसे हार गई, इसको ठीक से समझने के लिए हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि उस समय समाज सुधारक लोग इस प्रकार के सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन कर रहे थे। यहाँ यह बता देना जरूरी है कि सामाजिक सुधार के दो अर्थ है, एक तो हिंदू परिवार का सुधार और दूसरा हिंदू समाज के ढांचे का सुधार कर पुनर्गठन तथा पुनर्निर्माण करना। इनमें से पहले का संबंध विधवा विवाह, बाल विवाह आदि से है, जबकि दूसरे का संबंध जाति प्रथा के विनाश से है। सोशल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी संस्था थी जिसने अपना संबंध अधिकतर उच्च वर्ण के हिंदू परिवार के सुधार के साथ ही रखा था। इसमें अधिकतर उच्च वर्ण के शिक्षित जातियों के ही हिंदू थे, जिन्हें जाति व वर्ण भेद को मिटाने के लिए आंदोलन करने की जरूरत का एहसास नहीं होता था तथा जिसमें आंदोलन करने की हिम्मत भी नहीं थी। उनका स्वर्णों में विधवा विवाह या बाल विवाह जैसी बुराइयों को दूर करने की अधिक जरूरत मालूम होती थी, क्योंकि ये कुप्रथाएं उनमें प्रचलित थी और उनको दुख दे रही थी। वे पूरे हिंदू समाज में सुधार की कोशिश नहीं करते थे और उनके परिवारों के सुधार के सवाल पर ही सारा ध्यान दे रहे थे। जात पात को तोड़ने के अर्थों वाले समाज सुधार से उनका कोई संबंध नहीं था। समाज सुधारकों ने इस मुद्दे को कभी नहीं उठाया। इसी कारण सामाजिक सुधार पार्टी खत्म हो गई। मैं जानता हूँ कि यह दलील इस सच्चाई को नहीं बदल सकती कि राजनीतिक सुधार सचमुच सामाजिक सुधार को पीछे धकेल कर आगे आ गया, लेकिन इस दलील से अधिक नहीं तो कम से कम यह लाभ तो है जो यह स्पष्ट कर देता है कि सामाजिक सुधार दल क्यों हार गया। यह हमें इस बात को समझने में मदद करती है कि जो जीत राजनीतिक सुधार पार्टी ने सामाजिक सुधार पार्टी पर हासिल की है, और यह मान्यता कि राजनीतिक सुधार से पहले सामाजिक सुधार की जरूरत नहीं है, यह ऐसा मत है जो तभी टिका रह सकता है जब सामाजिक सुधार का अर्थ परिवार के सुधार तक सीमित हो। समाज के पुनर्निर्माण के अर्थों में सामाजिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार संभव नहीं, इस बात को नकारना मुश्किल है। साम्यवाद के जन्मदाता कार्ल मार्क्स के मित्र और सहकारी फर्डिनेंड लाइस्ले जैसे विचारक को भी कहना पड़ा है कि राजनीतिक संविधान बनाने वालों को सामाजिक सच्चाई और शक्तियों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सन 1862 में जर्मन श्रोताओं को संबोधित करते हुए लाइस्ले ने कहा था, संवैधानिक सवाल मौलिक रूप से अधिकारों के सवाल नहीं है, बल्कि सत्ता के सवाल है। किसी देश के वास्तविक संविधान की नींव केवल उसकी शक्तिशाली दशा पर होती है जो उस देश में मौजूद हो। इसलिए राजनीतिक संविधान का महत्व और स्थिरता तभी होती है जब वे समाज में पाई जाने वाली मान्यताओं व शक्तियों की ठीक प्रकार से व्याख्या करते हैं। लेकिन गवाही के लिए प्रशिया जाने की जरूरत नहीं है, हमें देश में ही इसके उदाहरण मिल जाएंगे। इस सांप्रदायिक बंटवारे का क्या अर्थ है, जिनसे इस राजनीतिक शक्ति या अधिकारों को विभिन्न वर्गों व समाजों में एक खास अनुपात में बांट दिया जाता है। मेरी राय में इसका अर्थ यही है कि राजनीतिक शासन पद्धति को सामाजिक बनावट व ताने बाने का ध्यान जरूर रखना होगा। यह बंटवारा दिखलाता है कि जिन राजनीतिज्ञों ने इस बात को मानने से इनकार दिया था कि भारत में सामाजिक समस्या का राजनीतिक समस्या से
गहरा संबंध है। उन्हें संविधान तैयार करते समय सामाजिक समस्याओं को मान्यता देने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसा कह सकते हैं कि कम्युनल अवार्ड सामाजिक सुधार के प्रति उपेक्षा और उसके प्रति उदासीनता दिखाने की सजा है। यह सामाजिक सुधार पार्टी की जीत है, जो यह बताती है कि हालांकि वे हार गए थे, लेकिन उनका सामाजिक सुधार के महत्व पर जोर देना बहुत जरूरी व ठीक ही था। मैं जानता हूँ कि कई महानुभाव मेरे इस विचार से सहमत नहीं होंगे। यह विचार लोगों में फैल रहा है और इसे मान लेने में सुख व प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि कम्युनल अवार्ड का अस्वाभाविक है और अछूतों सहित अन्य अल्पसंख्यकों और अफसर नौकरशाही के और अफसरी नौकरशाही के बीच एक अपवित्र गठजोड़ का परिणाम है। यदि आप कहें कि कम्युनल अवार्ड कोई अच्छा परिणाम नहीं, तो मैं अपनी बात को सही ठहराने के लिए प्रमाण के रूप में कम्युनल अवार्ड का सहारा नहीं लेना चाहता। अब जरा आयरलैंड का उदाहरण देखें। आयरलैंड के होम रूल का इतिहास क्या दिखलाता है? यह सभी जानते हैं कि अल्स्टर के और साउथ आयरलैंड के प्रतिनिधियों के बीच जिस समय समझौते की बात चल रही थी, उस समय वहां के प्रतिनिधि रेडमंड ने पूरे आयरलैंड के लिए एक समान होम रूल शासन पद्धति में अल्स्टर मिलाने के उद्देश्य से उसके प्रतिनिधियों से कहा था, जो भी राजनीतिक सुरक्षा आपको पसंद है उन्हें मांग लो, वे सब आपको दी जाएगी। अल्स्टर वालों ने क्या जवाब दिया? उनका जवाब था कि भाड़ में जाए आपकी सुरक्षा, हम किसी भी शर्त पर तुम्हारे शासन के अधीन नहीं रहना चाहते हैं। जो लोग भारत में अल्पसंख्यकों को दोष देते हैं, उन्हें विचार करना चाहिए कि यदि अल्पसंख्यकों ने यहाँ भी वही ढंग अपनाया होता जो अल्स्टर ने अपनाया था, तो बहुसंख्यकों की राजनीतिक इच्छाओं की क्या दशा होती। आयरिश होम रूल की तरफ से अल्स्टर के व्यवहार को मुख्य रखते हुए यह भी बिल्कुल साधारण बात है कि भारत के अल्पसंख्यकों ने उन बहुसंख्यकों जिसने बहुत राजनीतिक समझदारी का सबूत नहीं दिया, उनके शासन में अधीनता को इस शर्त पर स्वीकार कर लिया है कि उनके लिए कुछ सुरक्षा का फैसला कर लिया जाए। खैर, यह तो एक इत्तेफाक की बात थी। खास मुद्दा तो यह है कि अल्स्टर ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। जो उत्तर मैं दे सकता हूँ वह केवल यह है कि साउथ आयरलैंड व अल्स्टर के बीच सामाजिक समस्या थी, अर्थात रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों के बीच एक सामाजिक व जातीय समस्या थी। यह असल में एक जातीय समस्या थी। अल्स्टर के लोगों ने अपना उत्तर इस ढंग से तैयार किया था कि आयरलैंड का होम रूल रोम का रूल होगा। यह केवल एक ही बात का दूसरा ढंग है। लेकिन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों के बीच जातिपांति की सामाजिक समस्या थी, जो राजनीतिक समस्या को सुलझने नहीं देती थी। इस प्रमाण की सच्चाई पर भी जरूर शंका की जाएगी और यह कहा जाएगा कि यहाँ भी साम्राज्यवादियों का दिमाग काम कर रहा था, लेकिन मेरे प्रमाणों का खजाना भी खाली नहीं हुआ है। मैं रोम के इतिहास से प्रमाण देना चाहता हूँ। यह कोई नहीं कह सकता कि वहाँ कोई शैतानी शक्ति काम कर रही थी। जिस किसी ने रोम के इतिहास को पढ़ा है वह जानता है कि रोम के लोकतांत्रिक शासन पद्धति में भी सांप्रदायिक बंटवारे जैसे ही चिन्ह मौजूद थे। जब रोम में राजा का पद खत्म कर दिया तो राजा का अधिकार यानी इम्पीरियम अर्थात राजशाही शक्ति को कौंसल और पॉन्टिफेक्स मैक्सिमस में बांट दिया गया। कौंसलों को राजा का धर्मनिरपेक्ष लौकिक अधिकार सौंप दिया गया और शाही धार्मिक शक्ति पॉन्टिफेक्स मैक्सिमस ने संभाल लिया, अर्थात राजा को धार्मिक अधिकार सौंप दिए गए। इस बार प्रजातंत्र शासन पद्धति ने यह नियम बनाया था कि दो काउंसिलों में से एक पैट्रिशियन और दूसरा प्लेबियन। उसी संविधान में यह भी लिखा था कि पॉन्टिफेक्स मैक्सिमस के अधीन पुरोहित लोगों में से आधे प्लेबियन हो गए और आधे पैट्रिशियन। रोम के लोकतंत्र के संविधान में यह शर्तें, जिनको मैंने सांप्रदायिक निर्णय की शर्तों से मिलती जुलती शक्ल वाली कहा है, क्यों दी गई थी? क्योंकि ये लोग दो अलग अलग जातियां या वर्ण प्लेबियन और पैट्रिशियन में बटे हुए थे। रोम के लोकतंत्र संविधान को समाज के इन दो भागों के विभाजन को पूरी तरह से ध्यान में रखना पड़ा।
सारांश यह है कि राजनीतिक सुधारक चाहे कि किसी भी दिशा की ओर जुड़ना चाहे, वे पाएंगे कि किसी भी शासन पद्धति के निर्माण में वे वहां की प्रचलित सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अपनी इस सच्चाई के समर्थन में कि सामाजिक व धार्मिक समस्याओं का राजनीतिक संविधानों पर प्रभाव पड़ता है और गहरा संबंध है, मैंने इसके पक्ष में जो उदाहरण दिए हैं वो बहुत विशेष है, लेकिन यह नहीं मान लेना चाहिए कि एक का दूसरे के साथ सीमित संबंध है। इसके विपरीत हम यह कह सकते हैं कि इतिहास में सामाजिक और धार्मिक क्रांतियों के बाद ही राजनीतिक क्रांतियां हुई है। मार्टिन लूथर द्वारा शुरू किया गया धार्मिक सुधार यूरोप के लोगों की राजनीतिक आजादी का अग्रदूत था। इंग्लैंड में नैतिकतावाद के लिए सुधार राजनीतिक आजादी का कारण बने। उनके कारण अमेरिका आजादी का युद्ध जीत गया। प्यूरिटेनिज्म ने नए संसार की नींव रखी। प्यूरिटेनिज्म ने ही अमेरिका की आजादी का युद्ध जीता। यह एक धार्मिक आंदोलन था। यही बात मुस्लिम साम्राज्य के मामले में भी सत्य है। अरब देशों के लोग राजनीतिक शक्ति बनने से पहले हजरत मोहम्मद साहब उनमें एक पूर्ण धार्मिक क्रांति पैदा कर चुके थे। भारतीय इतिहास भी इस प्रमाण का समर्थन करता है। चंद्रगुप्त मौर्य की चलाई राजनीतिक क्रांति से बहुत पहले भगवान बुद्ध धार्मिक और सामाजिक क्रांति पैदा कर चुके थे। महाराष्ट्र के साधु महात्माओं द्वारा सामाजिक और धार्मिक सुधार के बाद ही शिवाजी राजनीतिक क्रांति ला सके थे। सिखों के राजनीतिक क्रांति से पहले गुरु नानक सामाजिक व धार्मिक क्रांति पैदा कर चुके थे। इससे और अधिक उदाहरण देने की अब जरूरत नहीं है। यह प्रमाणित करने के लिए इतने ही उदाहरण काफी है कि किसी समाज के राजनीतिक विकास के लिए लोगों के विचारों, मन व बुद्धि की शुद्धि तथा मन की आजादी बहुत जरूरी है।